Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Baba Shahzad Chaddar and you are watching my YouTube channel English with Baba Shahzad Chaddar. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ओवरऑल इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम इंग्लिश को लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, ओवरऑल बात यह है कि हम जिनकी बुनियाद पे एक अच्छा राइटअप लिख सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन रूल्स पूरे नहीं हो पाए थे। तो उसका जो पार्ट 2 है, ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। रूल ये है कि कभी कभी हमें किसी चीज़ के ऊपर मलकियत, कब्ज़ा या फिर जो है उसके ऊपर हक जताना होता है। तो इस चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन। ये जो पोजेसिवनेस है ना, ये नाउन की भी होती है और प्रोनाउन की भी होती है। नाउन के पोजेसिव केस दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आप एक जो नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस जोड़ लें, या फिर जो है दोनों नाउन के दरमियान जो है आप ऑफ का वर्ड इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे आमनाज कार, और दूसरी जो एग्जांपल होगी वो होगी कार ऑफ आमना। यहाँ पे एक चीज़ जो बेसिकली समझने वाली वो ये है कि जिसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है उसमें जिस चीज़ की मलकियत होगी वो पहले आएगा और जिस चीज़ के ऊपर मलकियत होगी वो बाद में आएगा। लेकिन जो ऑफ वाला केस में उसमें जिस चीज़ की मलकियत होगी वो बाद में आएगा और जिस चीज़ के ऊपर मलकियत होगी वो पहले आएगा। यहाँ पे एक और केस समझते जाइए कि अगर तो एक ही नाउन है जिसकी मलकियत दिखानी है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ऐड होंगे। लेकिन अगर एक प्लूरल नाउन है जिसमें एस पहले ही लगा हुआ है तो उसमें सिंपली अपोस्ट्रोफी जो है वो मलकियत के लिए यूज़ होगा। जैसे मैनेजर्स बुक, ये प्लूरल केस है। यहाँ पे एक और रूल समझते जाएं। नीचे आप जो लिखा हुआ है चेयर्स लेग और आगे लिखा हुआ है इनकरेक्ट, ये बात कुछ यूँ है कि चूँकि मलकियत जानदार चीज़ों की होती है तो बेजान चीज़ के ऊपर मलकियत नहीं होगी। जैसे चेयर्स लेग जो है ये गलत होगा। अब आप कहेंगे कि हमने जी 2 डेज़ न्यूज़पेपर ऐसे लफ्ज़ पढ़े हैं। देखिए मेरे भाई, दुनिया में हज़ारों बातें हैं, लेकिन ओवरऑल मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि आपने बेजान चीज़ के साथ मलकियत इस तरह से नहीं दिखानी, और अगर दिखानी है तो फिर ऑफ वाला केस लगा के जैसे द लेग्स ऑफ चेयर, ये ठीक होगा। चेयर्स लेग स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है। अच्छा, प्रोनाउन की मलकियत दिखाने का तरीका ये होता है कि आप उनके साथ या तो पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लें जैसे देयर, यू आर, माई, या पोजेसिव प्रोनाउन के केस में आप जाके इसको वैलिडेट कर सकते हैं जैसे माइन। अब देयर बुक होगा तो देयर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और हिज बुक इज़ माइन, उसकी किताब मेरी है, तो माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन में आप आके प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस है वो दिखा सकते हैं। नीचे एक रूल है जी अपोस्ट्रोफी का। तो अपोस्ट्रोफी का रूल जो होता है ये 3 तरह से अपोस्ट्रोफी यूज़ होती है। पोजेशन, जो कि आपको ऊपर समझा के आया हूँ, कॉन्ट्रैक्शन, लफ्ज़ों को छोटा करके लिखना, और प्लूरैलिटी यानी लफ्ज़ों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अलीज़ बुक में जो अपोस्ट्रोफी एस लगा, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो है मलकियत दिखाने के लिए तो उस सेंस में इस्तेमाल हुआ। डोंट में ये डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और एम-एन-एज़ में ये जो है एम-एन-ए के प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है, और ये बड़ा स्पेसिफिक रूल है कि कभी कभी जुमले हम सिंपल नहीं लिखते, हम कंपाउंड जुमले लिखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से लिखते हैं, हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से लिखते हैं, कंडीशनल जो कि कॉम्प्लेक्स की एक कैटेगरी है वो लिखते हैं। यानी हम ऐसे जुमले लिखते हैं जो 2-2, 3-3 क्लॉजेज़ पर मुश्तमिल होते हैं। सिंपल सेंटेंस का एक ही क्लॉज होता है और वो क्लॉज इंडिपेंडेंट ही होता है। तो जब हम ये सिंपल सेंटेंस से हट के सेंटेंस से लिखते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें टेंस का ऑर्डर या सीक्वेंस जो होता है वो हमसे गलत हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको पता नहीं चलता कि पहले इसमें प्रेजेंट लगा है तो आगे प्रेजेंट लगाना है, पास लगाना है, फ्यूचर लगाना है, क्या है। चलें बात की तरफ आते हैं। बात यह है कि जनरल रूल ये है कि अगर पहले हिस्से में नंबर 1, अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट है तो आगे फ्यूचर और प्रेजेंट में से कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा जनरल रूल ये है कि अगर पहले हिस्से में फ्यूचर है तो फ्यूचर के बाद फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जनरल रूल ये भी कहता है कि अगर पहले इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में से कोई भी है तो आगे आप कोई भी टेंस लगा सकते हैं। और चौथा रूल ये कहता है, जनरल रूल की बात कर रहा हूँ, कि अगर पहले इसमें पास्ट है तो आगे आप पास्ट आपको लगाना चाहिए। अब बातें हैं असल बात की तरफ। जो कॉन्सेप्ट मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखो भाई, ये जो ऑर्डर ऑफ टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस है इसका कोई रूल कोई नहीं है। सिंपल है कि मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जिस टेंस के साथ जो मर्ज़ी आपको लगाना आप लगाएं, बस उसका मीनिंग और सेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। अब टीचर पढ़ाते हैं प्रेजेंट और पास्ट का नहीं हो सकता, फ्यूचर और पास्ट का नहीं हो सकता। मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ
शी सेज दैट शी वाज इल। दुनिया का कोई मेंटोर इसको गलत नहीं कर सकता। एक प्रेजेंट और एक पास्ट में। चलें, बात यह है कि आपको जो जैसे इस्तेमाल करना है, बस आपने उसका सेंस ख़राब नहीं होने देना। मीनिंग की नीड के मुताबिक आप किसी के साथ कोई भी इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ मज़ीद बातें यहाँ पे वो समझ लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ, वो ये लिखा हुआ, बात याद रखिएगा कि आपके दो तरह के क्लॉजेज़ होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ये टेंस डिसाइड करता है आगे वाले क्लॉज का। यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने टेंस के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते ही इसलिए उसका मीनिंग पूरा होता है, और वो डिसाइड करता है कि आगे डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसका मीनिंग पूरा करने में भी उसकी हेल्प करता है, और डिसाइड करता है कि उसका टेंस क्या होगा। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं सारी के प्रेजेंट के बाद ये जो नीचे वो डिस्कस हुई हुई ये सारी आप देख सकते हैं तरतीब से, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसी सच्चाई, आलमगीर सच्चाई है जिसकी बात कर रहे हैं, या कोई साइंटिफिक लॉ वगैरह, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ ही होते हैं। ओवरऑल बात ही कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने याद रखना है कि हमेशा प्रेजेंट इस्तेमाल होता है, उसका टेंस का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये देखें मैंने रिवॉल्व्स लगाया, मैंने रिवॉल्व्ड नहीं लगाया, हालांकि पीछे पास्ट लगा हुआ था, बात भी पास्ट की है। तो बात ये है कि ये रूल आपने याद रखना है कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की शक्ल में रखते होते हैं। इसके बाद ये है, ये बातें हैं कि अगर दैन से दो इससे जोड़े जा रहे हैं तो आपने याद रखना दैन के बाद पहले टेंस के बाद कोई भी टेंस आ सकता है। जैसे शी लव्स हर मोर देन शी लव्स मी, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट हो गया। शी लव्ड हर मोर देन शी लव्स मी, ये प्रेजेंट के बाद जो है पास्ट के बाद प्रेजेंट हो गया। शी विल लव हर मोर देन शी लव्स मी, फ्यूचर के बाद प्रेजेंट हो गया। तो देन के साथ जब भी आप जोड़ेंगे किसी भी टेंस के बाद कोई भी टेंस का ऑर्डर हो सकता है। इसी तरह जब WH से आप जोड़ेंगे तो सेम जो है किसी के बाद कोई भी आप ऑर्डर फॉलो करवा सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ टेंस है, मोरल ऑफ द रूल तो अंदर मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि जब आपने कंपेटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देने होते हैं, पेपरों के अंदर बैठते हैं, तो ये रूल्स वहाँ पे हमें जहन में रखने पड़ते हैं, यहीं से करेक्शन आती है। लेकिन ओवरऑल बात आप ये याद रखें कि ऑर्डर ऑफ टेंस का कोई रूल नहीं है, किसी टेंस के बाद कोई भी टेंस लग सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट रूल ये है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो जुमले जब उर्दू में होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा जुमला एक्टिव का, कौन सा पैसिव वॉइस का। देखिए, किताबों में हज़ारों बातें लिखी है, लेकिन जो बात मुझे समझ आई वो ये है कि पैसिव वॉइस जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें या तो काम करने वाले का जिक्र मौजूद ही नहीं होता जुमले के अंदर, या फिर उसका जिक्र जिस पर काम हो रहा है उसके बाद होता है। जैसे मुझे अली ने मारा, अब अली मारने वाला है तो अली का बाद में जिक्र है मुझे जिसको मारा गया, तो ये पैसिव वॉइस जुमला होगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी एग्जाम्पल आपको बात बताई है कि उसका जिक्र होता ही नहीं, जैसे मैं कहूँ कहानी सुनाई गई, ये कहा जाता है, इसमें ना कहानी सुनाने वाला मौजूद है ना कहने वाला मौजूद है, तो ये जुमले पैसिव वॉइस होते हैं। और अगर ये केस अप्लाई नहीं हो रहा, यानी काम करने वाला मौजूद है, उसका जिक्र पहले है, तो वो जुमला एक्टिव वॉइस होगा, वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस मेरे भाई ये होता है कि पैसिव वॉइस का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के हिसाब से, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में मौजूद नहीं होता, बाकी सारों में होता है। उसके बाद आपका बी वर्ब आएगा जो कि मेन वर्ब बनेगा। उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगी। फिर आपका जो है बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस के आपको पता है टेंसेस जो है उनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, कॉन्टिन्यूस के अलग हैं, इंडेफिनिट के अलग हैं, परफेक्ट के अलग हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एनीवे वो जब हम लेक्चर एक पूरा मैं बनाऊंगा ना टेंसेस भी, तब उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स, 11वीं के अंदर एक क्वेश्चन आता है, 9th 10th में भी वो इडियम्स वगैरह, कोई इडियम होता है, कोई फ्रेज होता है, कोई वर्ड, जुमले यानी बनाने होते हैं, वो पेयर ऑफ वर्ड से आप बनाएं या इडियम से बनाएं। सेकेंड ईयर में इडियम होते हैं, फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। जुमले बनाते हुए हम बहुत गलतियां करते हैं। देखिए, इडियम्स का तो आपको पता है कि ये इडियम जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, इनके प्रोवर्बियल मीनिंग होते हैं। जैसे ब्रेक द आइस, इसका मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं होगा, इसका मतलब होगा खामोशी तोड़ना।
इडियम से आप जुमले बनाएं या पैरा वर्ड से जुमले बनाएं, पहले कुछ चीज़ें समझ लें। पैरा वर्ड की अगर मैं बात करूं तो याद रखें कि पैरा वर्ड से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो सकती है, मीनिंग सेम हो सकता है, साउंड सेम हो सकती है। ठीक है, उनमें से आपने याद रखना है कि कुछ पैरा वर्ड नाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ प्रपोजिशंस होते हैं। अब रूल ये कहता है कि अगर वर्ब वाले आपको पैरा वर्ड दिया, वो दोनों अल्फाज जो हैं, जो लफ्ज़ वहाँ पे लगे हुए वर्ड्स हैं, वो वर्ब हैं नेचर में, तो मैंने ये लिखा है कि आप कोशिश करें कि सेकेंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म के साथ जुमला बनाएं, पहली फॉर्म को अवॉइड करें। मिसाल के तौर पे पहली फॉर्म के साथ जब आप जुमला बनाते हैं तो मैंने बच्चों के पेपर चेक करता हूँ, ये देखा है कि वो ही शी एट को लगाने के बड़े आदी होते हैं, और पहली फॉर्म के साथ जैसे आपने ही शी एट लगाया, पहली फॉर्म में एस और इसका इजाफा नहीं होता तो जुमला ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। सो कोशिश करें कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली जो चौथी फॉर्म है उसमें जुमला बनाएं। जैसे एक्सीड और एक्सीड दोनों वर्ब हैं, तो मैंने ईडी के साथ ही जुमला बनाया है। अच्छा, उसके बाद आगे एक मसला ये पैदा हो जाता है कि सारे वर्ब जो होते हैं वो रेगुलर होते नहीं, इर्रेगुलर वर्ब आ जाते हैं, तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी में होती ही नहीं है, उनकी अलग से होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन है। ऐसों के अंदर आपने याद रखना है कि जब आपको किसी वर्ब में डाउट हो जाए कि पता नहीं इसकी ईडी के साथ फॉर्म बनती भी नहीं बनती, उसकी आईएनजी वाली जो फॉर्म है यानी कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाके आप जुमले बनाना शुरू कर दें, जुमले में गलती के चांस कम हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक रूल बताया कि जब भी जुमला बनाएं आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट को यानी ही, शी, इट या सिंगल नेम जैसे अली, अलीना, आसमा से नाम इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, क्योंकि वर्ब में एस और एस ऐड करना होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। बाय नेचर वर्ब प्लूरल होते हैं, तो ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस का ऐड करना होता है, जो कि बच्चे नहीं करते और जुमला गलत हो जाता है। नाउन जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं यानी ऐसे पेयर ऑफ वर्ड जो नाउन होते हैं, ये तो ऊपर वर्ब के रूल पढ़ाएं, उनके साथ जब आपने जुमले बनाने हैं तो उनको या तो जुमले का सब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करें या जुमले का ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे नाउन है एक्सेस, जिसका मतलब पहुँच या रसाई होता है, और एक एक्सेस जिसका मतलब कसरत होता है, ज़्यादती होता है। अब मैंने एक जुमला बनाया, ही एक्सेस हिज मिस्टेक, ये जुमला गलत है क्योंकि एक्सेस भी नाउन है, ही प्रोनाउन है। आपने एक नाउन को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर दिया तो गलत होगा। तो सही जुमला क्या होगा, जब मैं एक्सेस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करूँगा तो मैंने क्या किया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो नाउन वाले जो पेयर ऑफ वर्ड हैं उनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के जुमले बनाएं। एडजेक्टिव जो होते हैं उनके अंदर भी गलती यही होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन वगैरह के अंदर, कि बच्चे उनको वर्ब बना के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो जुमले, या फिर उनको नाउन बना देते हैं जिस वजह से जुमले गलत हो जाते हैं। जैसे दैन, और दैन का एक पेयर ऑफ वर्ड है दैन। अब आपको पता है कि जो बेसिकली कंजंक्शन और प्रेपोजिशन भी बनता है, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है, आई दैन हिम। अब आपने दैन यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है, जबकि ये प्रेपोजिशन या कंजंक्शन बनता तो जुमला गलत हो जाएगा। तो बेसिकली जुमला सही होगा कि ही इज़ टॉलर देन आई। तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच का जो रोल है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल करें, और रूल्स बता दिए कि पैरा वर्ड बनाने कैसे। एक आखिरी इम्पोर्टेंट रूल ये है कि बच्चे जो है ना ये समझते हैं कि जो बुक के ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है उसी के मुताबिक पैरा वर्ड का जुमला बन सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ़र्ज़ कर एक वर्ड बेयर और बेयर आ गया, तो बेयर का मतलब आप शराब भी निकाल सकते हैं, बेयर का मतलब रीच भी होता है, बेयर का मतलब बर्दाश्त करना। जिस मीनिंग के हिसाब से जुमला बनाएं, जुमला ठीक होगा। ये कोई हदीस नहीं है कि जो मीनिंग बुक पे लिखा उसी के मुताबिक जुमला होगा। आगे एक चीज़ आपको बतानी है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर जो फ़र्क होता है, इनको वैसे मॉडिफायर्स कहते हैं, क्योंकि नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब वगैरह को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उनके साथ तल्लुक़ बनाते हैं, उनके मीनिंग में जो है वो चेंजेस करते हैं। जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के साथ तल्लुक़ बनाते हैं, यानी उनको मॉडिफाई करते हैं, जबकि जो एडवर्ब होते हैं ये एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एक वर्ब को, और एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ये फ़र्क याद रखिएगा। इसी तरह से मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि केस है इट्स और इट्स का। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे जुमले में गलती करते हैं। एक इट्स होता है IT अपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स, और दूसरा होता है ITS वाला इट्स। देखिए, जो IT अपोस्ट्रोफी एस है ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी इसको इस्तेमाल करें, इसको इट इज़ के तौर पे इस्तेमाल करें। अगर आप जुमले ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कलर इज़ रेड, तो ये देखिए जुमला पहला गलत हो गया, ठीक है। इट इज़ रेड हो सकता है ये जुमला, ठीक है। तो जो नीचे वाला इट्स है, जो अपोस्ट्रोफी
अपोस्ट्रोफी के बिना वाला इट्स है उसको आपने एक नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, और अपोस्ट्रोफी वाला जो इट्स है उसको नाउन के बिना इस्तेमाल करना है। चलें जी, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आप नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनमें पहले ही नेगेटिव सेंस होता है। जैसे लेस्ट, जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस सेक्शन के लिए जब तक नहीं होता और अनलेस टाइम के लिए जब तक नहीं होता। जिस हिस्से में ये वर्ड इस्तेमाल होंगे उस हिस्से में नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, एक रूल और यहाँ पे कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल किया करें, लेस्ट के साथ और कुछ भी इस्तेमाल ना करें। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ये जुमला ठीक होगा। और अगर आप ऐसा कहेंगे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो ये जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अनलेस का मतलब भी जब तक नहीं और आपने साथ में डू नॉट भी इस्तेमाल कर लिया, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो एक होते हैं लेकिन पूरी क्लास को दिखाते हैं। अब वो नेचर में सिंगुलर के तौर पे लगते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल होता है। जैसे द रिच जो कि पूरी क्लास को दिखा रहा है, आर बैड होगा, द रिच इज़ बैड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक रिच बंदे की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात हो रही। द ब्लाइंड, दुनिया में जितने भी ब्लाइंड है उनकी बात हो रही, और हेल्पलेस, तो ये सिंगुलर दिखते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कीजिए। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, आखिरी रूल है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, वो अल्फाज जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं जिनमें तब्दीली नहीं की जाती, किसी से सुने हुए लफ्ज़ आप एज इट ही किसी को बता दें और उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्पीच जो होती है, ये जो सेंटेंस का पार्ट होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो इससे पहले दूसरा स्पीकर जिसने पहले किसी से बात सुनी और आगे किसी को बता रहा है, उस स्पीकर के जो अल्फाज होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगे होते हैं, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला वर्ब रिपोर्टेड वर्ब होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखें, एंड पे शुरू में बात नहीं की कि ये ओवरऑल ग्रामर के जो रूल्स जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, उन पे बात हुई है। आगे जो वीडियोस आएंगी वो इंशाल्लाह छोटी भी होंगी, 10-10 मिनट की, एक वीडियो के अंदर एक आध टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। आप कनेक्टेड रहिए, आपको इंशाल्लाह किसी चैनल पे इस तरह के जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जो है ना कंप्लीट पैकेज वाले नोट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे। साथ साथ डेटा वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। मेहनत कीजिए, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।